विनेश फोगाट मेडल लेते लेते बस हल्की सी चूक गई ड्यू टू थोड़ा उनका वेट बढ़ गया था लास्ट मोमेंट पे। बांग्लादेश में बुरी तरह से आग की लपटें फैली हुई हैं और वहां की प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करके भाग गई है, वहां से इंडिया में ही आई है। पोवर्टी को लेके एक अच्छा आर्टिकल आया है कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको हम कैसे नापें। पेट तो भर रहा है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी समाचार में। जो पहली बार हमारे चैनल पे आए उनके लिए बता दूं कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं प्री मेंस इंटरव्यू के हिसाब से। पिछले 3 साल से एकेडमी एस्टेब्लिश है और अच्छा रिजल्ट दे रही है। इस बार भी 51 सिलेक्शंस दिए इंक्लूडिंग एसडीएम डीएसपी। लास्ट ईयर के जो रैंक 1 थे अनिल कुमार, ही वाज आवर ऑफलाइन स्टूडेंट। और जो बच्चे 2025 एचसीएस को पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से इस बैच में करवाया जा रहा है। चलो हेडलाइन पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला हेडलाइन है कि बांग्लादेश में क्या हुआ कि एक नोबेल लॉरेट हैं, उनको ऑफर किया गया इंटीरियम गवर्नमेंट हेड करने की जब तक फ्रेश इलेक्शंस नहीं होते हैं, बिकॉज इनकी प्राइम मिनिस्टर तो वहां से रिजाइन दे चुकी हैं। जुडिशियस यूज ऑफ सुक्रालोज एज शुगर सब्स्टिट्यूट हेल्प डायबिटीज स्टडी। जो डायबिटीज है टाइप 2, सुक्रोज की जगह सुक्रालोज अगर यूज किया जाए तो उनकी डायबिटिक कंडीशन में हेल्प हो सकती है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। ये रिसर्च डब्ल्यूएचओ का जो प्रेजेंट स्टैंड है उससे थोड़ा सा हटके है, काउंटरिंग करता है, कॉन्ट्रास्ट में है, देखेंगे आराम से। आज हरियाली तीज है तो तीज का त्योहार बड़ी खुशहाली से मनाया जाता है। मानसून को वेलकम करता है, शिव पार्वती के रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए, फर्टिलिटी को सिंबॉलिक करता है, तो एक अच्छी बात है। अर्थ 2500 साल पहले जो अर्थ को एक आया था, स्टडी में पाया गया है उसकी वजह से गंगा का जो पैटर्न है वो टोटली चेंज हो गया था। तो ये बताता है कि कैसे अर्थ को एक रिवर्स का पूरा पाथ चेंज कर सकता है और इसके लिए हमें रेडी होना पड़ेगा फ्यूचर में। भोज वेटलैंड जो कि एक रामसार साइट है, तो इसके ऊपर ये कमेंट आ रहे थे कि ये रामसार कन्वेंशन से बाहर जा सकती है, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया स्टेट ने कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पुअर जो है उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, इसको हम डेटा से समझेंगे कैसे वो डेटा प्रूफ करते हैं, कौन पुअर है, कौन सी कमेटी है। और आज हम जानेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में, ठीक है। तो चलो, बड़ा अच्छा न्यूज़पेपर मैं कहूंगा आज का, वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर है कि न्यूज ऐसी नहीं है कि ये मर गया भाग गया। आज फंडामेंटल इश्यूज उठ के आए हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगे। सबसे पहले सिंपल सा है कि भाई इनकी जो शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर है और वो वहां से रिजाइन करके चली गई हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, हम जानेंगे। तो यहाँ पर नोबेल लोरेट है मोहम्मद यूनुस, इनको बनाया गया हेड जो इंडियन गवर्नमेंट है। जब तक फ्रेश इलेक्शंस ना हो तो कंट्री में थोड़ा स्टेबिलिटी बना रहे। कुछ वीडियोस मैंने देखी बड़ी डिस्टर्बिंग थी कि लोग प्राइम मिनिस्टर का जो हाउस है उसको ही उखाड़ ले गए। कोई चेयर लिए घूम रहा है, कोई आरओ लिए घूम रहा है, कोई एलईडी लिए घूम रहा है, कोई बहुत सारे घरों को लूटा गया, लोगों को जिंदा जलाया गया, महिलाओं को रेप किया गया, उनके इनर गारमेंट्स को ऐसे हवा में घुमा रहे हैं। इट शोज दैट हाउ वाइल्ड और हाउ अनसिविलाइज्ड पीपल कैन बी इन द सोसाइटी। उनको लॉ एंड ऑर्डर से ही ठीक करना पड़ेगा। कुछ लोग बात से नहीं लात से ही मानते हैं, तो एट टाइम्स अनरेस्ट फैलता है, तो क्या कंडीशन हो सकती है यू कैन नॉट इमेजिन। चलो भाई, अब यहाँ पर ये आदमी है कौन, इतना पता होना चाहिए। मोहम्मद यूनुस, ये एक बांग्लादेशी सोशल एंटरप्रेन्योर है और इनको नोबेल प्राइज मिला था माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? छोटे छोटे अमाउंट में छोटे छोटे बिजनेस को फाइनेंस देना, और छोटे छोटे बिजनेस बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, तो उस हिसाब से इनको मिला था। प्राइमरी वुमेन जिनके पास कुछ कोलेटरल देने को नहीं है उनके लिए दिया था इन्होंने। काइंड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करते थे। और जो हमारे इंडिया से जो फेमस इकोनॉमिस्ट है नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन, इनके साथ मिलकर इन्होंने काम किया था सोशल बिजनेस पोवर्टी एलिवेशन में, ठीक है। अब शेख हसीना की गवर्नमेंट क्यों गिरी, ये एकदम से क्यों भागा, ये सडन नहीं था। एक तो रिसेंट अगर हम चिंगारी देखें तो जो जॉब कोटा आने वाला था, प्रपोज किया गया था रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में, उसको लेके जनता परेशान थी। इसके बाद पिछले 4 टर्म से यही जीतती आ रही थी, तो अपोजिशन को दबाने का इनके ऊपर आरोप लग रखा था कि अपोजिशन को दबाती हैं, मीडिया को दबाती हैं, प्रो इंडिया हैं, प्रो इंडिया ऐसे कर करके। इनके जो फादर थे उन वो नेशनल फादर ऑफ द बांग्लादेश बोला जाता है उनको। शेख मुजबिर रहमान करके उनका नाम था, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, देख के बता सकता हूँ। काफी
लेजेंडरी लीडर थे इनके फादर भी, तो उनको भी 1975 में एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ठीक है, चलो। तो एक तो लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्कंटेंट था कोटा सिस्टम को लेके, एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट था, इनके ऊपर ऐसा कह रहे थे कि मीडिया को, अपोजिशन को दबाना चाहती है, तो प्रेशर जब दबता है तो एकदम से फटता है, वही इनके साथ हुआ। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो भाई इनके फादर को भी ऐसे ही किया गया था, मुजीबुर रहमान 1975 में, पूरी ऑलमोस्ट पूरी फैमिली को खत्म कर दिया गया था, यही बच गई थी। ठीक है, अब देखो इससे सीख क्या लेनी है, हमें पेपर में ये पूछा जाएगा कि जो भी इंसिडेंट हुआ इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया को क्या सोचना चाहिए। नंबर वन, एक तो देखो भाई इंडिया को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये उनका इंटरनल मैटर है, जब तक वो हमारे देश में प्रॉब्लम ना करें। जो नई गवर्नमेंट बनेगी हमें उसके साथ भी अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, है ना, हमें हमारे ऊपर इंटरफेरेंस का आरोप ना लगे कि भाई जैसे नेपाल है, नेपाल में हमेशा भारत पर आरोप लगता है कि नेपाल की गवर्नमेंट को इंडिया इंटरफेयर करती है, तो बांग्लादेश में ऐसा आरोप ना लगे। दूसरा ये है कि हमें जो रीजनल इंस्टेबिलिटी है उससे सीखना चाहिए कि उसके बाद क्या हो सकता है। जैसे अफगानिस्तान में हुआ तो हमारे रिसोर्सेज वहां डैमेज हुए, ऐसे ही बांग्लादेश में हमारे जो रिसोर्सेज है वो डैमेज ना हो, ये इंडिया को सोचना होगा। रीजनल पावर्स वगैरह, हम तो ये सब हमें सीख लेना चाहिए। तो एक हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चाइना और पाकिस्तान इस सिचुएशन का फायदा ना उठाएं, बिकॉज बांग्लादेश इंडिया के बीचों बीच है ऑलमोस्ट, इधर नॉर्थ ईस्ट है इधर मेनलैंड है, तो अगर चाइना पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रहेगा तो हमारा नॉर्थ ईस्ट पूरा कट हो सकता है। तिस्ता तिस्ता रिवर को लेके पहले ही डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो अगर हमारा बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छा नहीं रहा तो हमें प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि भाई इंडिया का हमेशा से इंटरफेरेंस रहा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें चाहिए, अगर बांग्लादेश इकोनॉमिक स्टेबल नहीं होगा तो वही हाल होगा, वहां से जो अनएम्प्लॉयड लोग घूम रहे हैं वो भारत में घुसेंगे तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, न्यूसेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमें अ, अच्छे से देखना होगा, एक तो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी होगी, जो नई गवर्नमेंट है उसके साथ अच्छे से मिलकर रहो। सिक्योरिटी कंसर्न है, जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं, कोई नई गवर्नमेंट बनती है तो पाकिस्तान और चाइना की तरफ लीन नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, हम उनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रखेंगे, रिगार्डलेस वहां पर कौन सी गवर्नमेंट बनती है हमें उनके साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, है ना। पास्ट एक्सपीरियंस जो हमारे रहे, जैसे अफगानिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हुई तो उससे हमें सीख लेना पड़े और एक कोलैबोरेटिव अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी, सबका साथ सबका विकास, एक रीजनल पीस सिक्योरिटी वो हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सीखने लायक है यहाँ से। दूसरा जो हमारा एक नई स्टडी आई है, स्टडी ये कहती है कि जो अब सुक्रोलोज है, ये अगर आप यूज करते हो खाने में, प्रोडक्ट्स में, तो डायबिटिक जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है उनको हेल्प मिलती है, जबकि डब्ल्यूएचओ का जो स्टैंड था अभी तक उसके अगेंस्ट में जा रहा है कि भाई कुछ न्यूट्रिटिव, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, तो इसको हम बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं, खाने में, ड्रिंक्स में, जैसे डाइट कोक आते हैं, तो वो मीठा तो लगेगा लेकिन उसके अंदर शुगर नहीं होगा जो हमारे डायबिटीज को प्रमोट करता हो। तो अभी तो ये स्टडी ही है, तो इसके नेगेटिव जो व्यूज थे आर्टिफिशियल स्वीटनर के उसके अगेंस्ट में स्टडी आई है। तो डिटेल में इतना जानेंगे कि देखो टाइप 2 डायबिटीज के बारे में था, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, इफेक्ट ऑफ रिप्लेसिंग सुक्रोज इन बेवरेज विद नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर सुक्रालोज ऑन कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर अमंग एशियन इंडियन अडल्ट विद टाइप 2 डायबिटीज। 12 वीक का एक रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ये हुआ था, जिसमें 210 पार्टिसिपेंट हुए थे। तो उसमें ये पाया गया कि भाई जिसको सुक्रोज से सुक्रोलोज चेंज किया गया तो ये पाया गया कि उनकी जो बॉडी वेट है, बीएमआई है, वेस्ट सर्कम्फेरेंस है, उसमें स्लाइटली इंप्रूवमेंट दिखे हैं, मतलब बेहतर हुआ है, ये हमको दिख रहा है। तो ये नेगेटिव पब्लिसिटी जो होती थी सुक्रोलोज की उसको काउंटर करने के लिए आया। सुक्रोलोज होता है क्या, एक तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनर है, और ये सुक्रोज जो हम घरों में खाते हैं उससे 600 गुना स्वीटनर स्वीट है, मतलब 600 दाने उसके, इसका एक दाना। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि भाई इट इज 600 टाइम्स स्वीटनर देन द टेबल शुगर, तो सुनने में लगेगा 600 गुना उससे मीठा कैसे हो सकता है। तो ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसके अंदर कैलोरी नहीं होती, ये हमारा ब्लड शुगर लेवल भी नहीं बढ़ाता, जैसे डाइट सोडा, शुगर फ्री गम, बेक गुड्स, इनके अंदर ये मिलाते हैं। हीट स्टेबल भी होता है तो बड़े बेकरी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, और बाद में फ्री निकल जाता है, लॉन्ग शेल्फ लाइफ भी होती है, और वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है। ये समझो कि ये एक ऐसी चीज है जो आपको मिठास तो देगी लेकिन आपकी बॉडी को नुकसान नहीं करेगी। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए ये एक अच्छा रामबाण हो सकता है। 2011 में एक ऐसा क्वेश्चन आया ऐसे केमिकल को लेके कि जो एस्पार्टेम है, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि मार्केट में बिकता है, इसके अंदर अमीनो एसिड होते हैं जो कैलोरी वगैरह देता है, तो इसको लो कैलोरी स्वीटनिंग एजेंट फूड आइटम में यूज करते हैं, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन ये था
कि ये टेबल शुगर से कई सेवरल टाइम्स स्वीट है और इसको हम इसलिए यूज कर पाते हैं। तो ये इसका एक वो था। तो इसमें बोला कि सेवरल टाइम्स स्वीटर देन द टेबल शुगर, ये कह रहा है कि एज सेम एज शुगर, या ये कह रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग में यूज करते हैं बिकॉज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है। तो ऐसा इसका कारण पूछा है, तो ये पता हो तो ठीक है, अब तो एमसीक्यू कर लिया है तो फ्यूचर में तैयार रहना, अदरवाइज साइंस वाले इसको कर पाते। तीज का त्योहार आया, आज हरियाली तीज मनाई गई। तो तीज का त्योहार क्या करता है कि एक तो मानसून के आने के साथ सावन का महीना है, उसमें तीज मनाते हैं लोग, झूले झूलते हैं। इसमें पति पत्नी का जो रिश्ता है, जो मैरिटल बॉन्ड्स है, उसको सिंबलाइज करता है। पार्वती और जो शिव जी का बॉन्ड है उसको उसको करता है। फर्टिलिटी को सिंबलाइज करता है। तो पूरे हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ इंडिया में धूमधाम से इसको मनाया गया है। ये आपको बस थोड़ा पता होना चाहिए। अब देखो 2017 में क्वेश्चन आया आर्ट एंड कल्चर का ही, हम 2-3 दिन से देख ही रहे हैं। तीन आपको ये दे दिए, कोई त्योहार दे दिया, ठीक है, और सामने उसका दे दिया कौन सी कम्युनिटी मनाती है। तो भाई चलिहा साई फेस्टिवल ये सिंधीज का है। नंदा राज जात यात्रा ये गोंड्स दे रखा है। तो गोंड्स का नहीं, ये उत्तराखंड का है। गोंड्स बेसिकली ये गुजरात, एमपी, सेंट्रल इंडिया वाला एरिया है। तो ये उत्तराखंड का है। नंदराज जत यात्रा, नंद देवीराज यात्रा। जो वरीवरकारी है, ये क्या दे दिया, संथाल। संथाल तो हमारे बंगाल की तरफ है, लेकिन ये है महाराष्ट्र का। वरकारी धरकारी प्लेस भी है या आर्ट भी है वरकारी, तो ये महाराष्ट्र वाले हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ओनली वन। मैंने अगेन बताया था 30 से 35 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट्स हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। खास करके जो पीवाईक्यू में आ गए ना, उसको तो घोल के पी जाओ कि ये तो करना ही है। एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया तो उसको तो अच्छे से पी जाओ। चलो भाई, अभी ज्योग्राफी में एक रिसेंट स्टडी आई है, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस पता होना चाहिए। 2024 में एक स्टडी आई, उसने ये बताया कि जो एंशियंट हमारी गंगा रिवर थी, 2500 साल पहले इसने अपना रास्ता बदला था बिकॉज ऑफ एक मैसिव अर्थक्वेक आया था। तो इससे क्या होता है कि हमें इसके पुराने पैल्यू चैनल्स पता लगते हैं कि कहाँ से बहती थी 2500 साल पहले। बिकॉज सरस्वती रिवर की भी खुदाई चल रही है, उसमें हमको पैल्यू चैनल्स मिले थे। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने की वजह से उसने रिवर ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, और जो जो जगह पहले सूखी पड़ी थी वहां बाढ़ आ गई, और जो जहां बाढ़ आ रखी थी वहां सूखा हो गया। तो अभी फ्यूचर में भी हो सकता है गंगा रिवर अपना रास्ता बदल ले, कई हजार साल पे ऐसे नेचुरली होता रहता है। तो वहां फ्लडिंग होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें उसे सीखना चाहिए कि कैसे सी और फ्लडिंग आता है। आप देख रहे हो ना, देखो ये कैसे रिवर अपना रास्ता बदल रही है, तो ये कभी भी बदल सकती है। इसमें एक वर्ड आया है, स्टडी का नाम था रिवर एवोल्यूशंस एंड अर्थक्वेक। तो एवोल्यूशन क्या होता है, फोर्सफुल सेपरेशन। तो बांग्लादेश में हमने ऐसा स्टडी मिला, तो कुछ ऐसे सैंड डाइक्स हमको मिले थे, जिससे पता लगा कि ऐसा हो रखा है। बस ठीक है, स्टडी है, ध्यान रखना, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिपरेशन कोऑर्डिनेशन हम कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। चलो भाई, 2023 में क्वेश्चन आया, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन अर्थक्वेक के ऊपर मैंने डाला है। एक सीस्मोग्राफ में हम जब देखते हैं तो पी वेव्स एस वेव्स से पहले रिकॉर्ड की जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, नाम ही प्राइमरी वेव है, प्राइमरी वेव पहले पहुंचती हैं तो पी वेव्स हो जाएगा। ठीक है, अब पी वेव्स में क्या पूछा है, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो। मतलब वो टू एंड फ्रो क्या होता है, आगे पीछे। तो इस हिसाब से ये बोला है, और ये उसकी डायरेक्शन में ही करते हैं। ठीक है, आगे पीछे करते हैं लेकिन वेव की डायरेक्शन में ही। और जो एस वेव्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं अप एंड डाउन, और वो भी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ये बिल्कुल सही बात है, तो इसकी स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएंगी। पी वेव्स एस वेव्स का क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। मेंस में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी वेव्स एंड एस वेव। इसमें से गलती आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। चलो, अगला है भोज वेटलैंड। भोज वेटलैंड इतना पता हो मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पर इस पे रिस्क बना हुआ था कि ये रामसार कन्वेंशन से बाहर निकाल देंगे, ये रामसार का पार्ट है। तो भोज जो वेटलैंड है ये बहुत पुराना है, आज का नहीं, ये 11th-12th सेंचुरी का है। तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अंदर दो मैन मेड लेक्स हैं, एक अपर लेक है, एक लोअर लेक है। 2002 में इसको रामसार कन्वेंशन के तहत घोषित किया गया था इंपोर्टेंट साइट। जो अपर लेक है ये बनाई गई थी किंग भोज द्वारा 11वीं सेंचुरी में, और जो दूसरा है लोअर लेक वो बनाया 1794 में, किसके द्वारा, नवाब छोटे खान, सिटी को ब्यूटीफाई करने के लिए। बस आर्टिफिशियल और नेचुरल को लेके क्वेश्चन आते हैं, विच लेक्स आर आर्टिफिशियल, विच लेक्स आर नेचुरल, विच पोर्ट्स आर नेचुरल, विच पोर्ट्स आर आर्टिफिशियल। 4 लेक के नाम दे दिए यूपीएससी ने, और ये पूछा इनमें से आर्टिफिशियल लेक कौन सी है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपने पहले नहीं पढ़ा हो तो। कोडाई कनाल तमिलनाडु की ये आर्टिफिशियल है, इतना पता। तो ये तीनों नेचुरल हो गई, इनको अपने कहीं नोट कर लेना, नेचुरल। या भले ही पीवाईक्यू का एक अलग से ही सेक्शन बना सकते हो, आप पढ़ सकते हो। ठीक है,
अब देखो जो पुअर वाला है इस आर्टिकल में, मतलब सीखने को बहुत कम पॉइंट है, मैं वैसे बता देता हूं। ये कह रहा है कि जो पुअर है, पहली बात तो हम पुअर और पुअर घोषित करते कैसे हैं कि ये आदमी गरीब है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से। एक तो होता है न्यूट्रिशन वैल्यू, कि आपने कितनी कैलोरी खाई उसके हिसाब से है। एक होता है पर कैपिटा इनकम या पर डे इनकम या पर मंथ इनकम, कि एक आदमी इतने रुपए कमाता है महीने में, उससे नीचे कमाएगा तो वो पुअर हो जाएगा। ठीक है। या और भी कोई कारण हो सकते हैं कि जो फूड और नॉन फूड आइटम है, कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है कि नहीं, एसी है कि नहीं, स्कूटर है कि नहीं, टीवी है कि नहीं। ठीक है, नॉन फूड आइटम भी आपको दिखा सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स से बोलते हैं। मतलब मैं काम काम तो चल रहा है लेकिन मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मैं भी पुअर हूँ, भले ही मैं उतनी कैलोरी खाता हूँ। तो इस हिसाब से है। तो तीन कमेटी फेमस आती है इसमें, वो तीन आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक रंगराजन है, एक लकड़ा वाला है, और एक तेंदुलकर कमेटी है। इनमें अक्सर पूछ लेते हैं कि भाई विच कमेटी आर रिलेटेड टू द पुअर्टी लाइन, बिलो पुअर्टी लाइन, ऐसे करके। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई पुअर जो है उनकी कैलोरी डेफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। वो पेट नहीं, पेट तो भर रहा है लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, बस वो रोटी रोटी प्याज रोटी खाता जा रहा है। उसके अंदर जो विटामिन जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो उसको मिल नहीं रहे, उसकी वजह से उसका दिमाग उतना डेवलप नहीं हो पाता बच्चे का भी, और वो मन बुद्धि रह जाता है। इस वजह से हमारी जो वर्क फोर्स बढ़ रही है वो इंटेलिजेंट लोगों से नहीं भर रही, वो कमजोर पैदा हो रहे हैं दिमाग से ही, मन बुद्धि पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो एक 2022-23 में एक सर्वे हुआ, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे। इसने कैलोरी इंटेक और पोवर्टी लेवल को आपस में कनेक्शन करके देखा कि जो पुअर लोग हैं और जो कैलोरी इंटेक, उन दोनों में कोई संबंध है क्या। जो कम खाना खा रहा है, जो कम अच्छा खाना खा रहा है, क्या वही पुअर है। तो इन दोनों में कोरिलेशन पाया गया। तो इंडिया की जो डेफिनेशन है हमारी, तो इसमें देखो टारगेटेड न्यूट्रिशन स्कीम बनाने के लिए ये सजेस्ट कर रहा है आर्टिकल, जो पुअर लोग हैं, उनके लिए एक टारगेटेड स्कीम बना दो बस। चलो भाई, अब देखो डेटा कलेक्ट किया कि कौन कौन सा खाना आप खाते हो नहीं खाते हो। तो इसमें यह बताया गया है कि भाई जो फूड आइटम्स हैं और नॉन फूड आइटम्स हैं उन दोनों को कंसिडरेशन में लिया जाए। अब देखो अगर हम पोवर्टी लाइन देखें तो ये रूल होता है, जो गांव है वहां पर 2400 कैलोरी पर डे आदमी लेना चाहिए, और जो शहर है वो 2100 कैलोरी, क्योंकि वो ज्यादा लेता है। ठीक है, ये लकड़ा वाला कमेटी ने बताया था। लेकिन जो रंगराजन कमेटी है उसने बताया था कि जो नॉन फूड एक्सपेंसेस हैं, जो खाने के अलावा भी जो खर्चे होते हैं, उससे हम डिसाइड करेंगे पुअर कौन है। ठीक है, इस हिसाब से दोनों कमेटी याद रखना। चलो भाई, तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पाई गई। अब पुअर को डिफाइन करना हो तो भाई लकड़ा वाला है, तेंदुलकर कमेटी है और रंगराजन है, तीनों कमेटी याद रखना आप। ठीक है, मैंने आपको कैलोरी बताई दी है, 2400 कैलोरी रूरल के लिए और 2100 कैलोरी अर्बन के लिए। तेंदुलकर कमेटी जो थी इसने कैलोरी नॉर्म यूज नहीं करी। जो रंगराजन था उसने भी ये कहा कि भाई कैलोरी तो ठीक है, उसके अलावा भाई नरिशमेंट, क्लोथिंग, हाउस रेंट, कन्वीनियंस, एजुकेशन, और जो फूड आइटम्स हैं, इंटरनेट। आज के दिन जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, क्या वो पुअर नहीं है। वो पूरे वर्ल्ड से कट गया है, उसके पास एक बेसिक फंडामेंटल राइट नहीं आ रखा है। ठीक है, राइट टू इंटरनेट अभी एक बेसिक राइट हो चुका है। तो भाई ये एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमारे पास होना चाहिए। तो ये इतना कहना चाह रहा है कि भाई जो कैलोरी इनटेक का शॉर्टफॉल हो रहा है, और 17% रूरल में है और 14% अर्बन में है, जो कैलोरी इंटेक कम ले पा रहे हैं। तो इसके लिए सजेस्ट कर रहा है कि भाई हमारे पास टारगेटेड न्यूट्रिशनल स्कीम होनी चाहिए पुअर के लिए, जो वो हेल्दी लाइफ जी पाए। अब कोई भी आदमी गरीब क्यों है, इस आर्टिकल में फिर बाद में वो बताता है कि एक तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, सबको खाना दे नहीं सकते। दूसरा ये है कि गरीबी का कारण है अनएम्प्लॉयमेंट, उसके पास नौकरी नहीं है, पैसा कहां से आएगा। इलिटरेसी भी कह सकते हैं, अनपढ़, असाक्षरता भी एक कारण है पुअर होने का, उसको जॉब नहीं मिल पा रही है। उसके पास स्किल सेट ही नहीं है उस प्रकार का जो मिलना चाहिए। जॉब जॉब देने वाले बहुत है, लेने वाले नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर में मोस्टली लोग पैसा कमाते थे, अब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, तो ये भी कारण हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ढंग से डेवलप नहीं हुआ है, ये कारण हो सकता है। अब गवर्नमेंट कर क्या रही है पोवर्टी कम करने के लिए। भाई गवर्नमेंट ने मनरेगा स्कीम चला रखी है, स्किल इंडिया चला रखा है, नेहरू युवा केंद्र खोल रखे हैं। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये चला रखे हैं, या पेंशन योजना है सम्मान वाली। ठीक है, ये सब कर रखे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि चला रखा है, इस तरह के हैं। देखो पोवर्टी कारण क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, 2.2 के रेट से बढ़ रही है, तो ट्रिमेंडसली बढ़ गई, इतने खाने का सामान हमारे पास है नहीं। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो चुकी है, क्यों हो चुकी है भाई, लैंड होल्डिंग बहुत छोटी छोटी है, कैपिटल मिलता नहीं, इलिटरेसी है,
वेस्टेज करते हैं जो स्टोरेज है उसको, और कल्टीवेशन के वही पुराने मेथड यूज कर रहे हैं, उनके पास ट्रेडिशनल मेथड ही है जो कि अब नहीं काम कर रहे हैं। इनसफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज क्या होता है, जब जब मोर देन रिक्वायरमेंट से लोग काम कर रहे हो किसी जगह पे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना ज्यादा हुआ नहीं, प्राइस बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कैपिटल उनको मिल नहीं पा रहा है, और कॉलोनियल टाइम से ही एक्सप्लॉयटेशन चला रहा है, बिकॉज कॉलोनियल टाइम पे हमारी हैंडीक्राफ्ट वगैरह को डैमेज कर दिया गया, और इंडिया को सिर्फ रॉ मेटेरियल के लिए यूज किया गया। हमारे देश में ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप कर पाए जहां लोगों लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और ऊपर से रहा कहा भाई, क्लाइमेट चेंज है, वो कभी फ्लड आ जाता है, कभी लैंडस्लाइड आ जाता है, कभी साइक्लोन आ जाता है, तो वो आदमी बेचारे नेचुरल डिजास्टर में फंसे रहते हैं। जो मछुआरे हैं वो हर 2-3 साल में उड़ीसा में या तेलंगाना में यहाँ साइक्लोन आता रहता है, उनको पूरा खाली करना पड़ता है। तो आप इमेजिन करो, आपको बोलेंगे आपको घर खाली करना है भाई 1 घंटे में, 2 घंटे में, या मान लो 12 घंटे में घर खाली करना है, तो आप कितना सामान ले जा पाओगे? अपनी जान बचाओगे या पशु पक्षी जो आपकी जो पशु हैं उनको ले जाओगे, सामान ले जाओगे? तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बार बार लैंडस्लाइड आ गया, आपका घर पूरा बह गया, आप शरणार्थी बन गए हो, आपको घर नहीं, एजुकेशन नहीं, आपकी हेल्थ ठीक नहीं, तो ये नेचुरल डिजास्टर भी है। ठीक है, तो एक तरह का डायग्राम भी है कि भाई पैसा कम है तो सेविंग कम होगी, सेविंग कम, इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अब लो इनकम है तो भाई एजुकेशन लेवल भी लो होगा क्योंकि पैसा चाहिए। अब लो एजुकेशन लेवल है तो ह्यूमन कैपिटल कम बनेगा, ह्यूमन कैपिटल कम बनेगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो लो इनकम बनेगा। तो ये एक तरह का डेब्ट ट्रैप बन गया है। ठीक है, पैसा क्यों नहीं है? बिकॉज मैंने पढ़ाई नहीं करी। मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी? मेरे पास पैसा कम था। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। ठीक है, तो भाई सरकार क्या कर रही है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया 1978 के आसपास, जवाहर रोजगार योजना चलाई या जवाहर ग्राम समृद्धि चलाई ताकि एम्प्लॉयमेंट मिले। रूरल के लिए इंदिरा आवास योजना चलाया गया बहुत पहले। फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम चलाया। ओल्ड एज पेंशन भी देते हैं, जैसे हरियाणा सरकार 3,000 रुपए देती है हर सीनियर सिटीजन को। अन्नपूर्णा स्कीम चलाई, ठीक है, पैसे वैसे नहीं दे सकते तो उनको फ्री खाना दे दो। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार चलाए महात्मा गांधी, सबसे फेमस तो मनरेगा ही है। नेशनल रूरल मिशन आजीविका है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। ये बहुत सारी चीज चला रखी है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इनसे सरकार कोशिश कर रही है कि भाई पुअर्टी खत्म हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि पुअर्टी इज नॉट नॉट बिकॉज ऑफ सिंगल थिंग, बहुत सारे कारण है। साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं। गरीब गरीब क्यों है? बिकॉज वो चीजों को समझ ही नहीं पा रहा है कि पैसा कैसे बनता है। उसको लगता है कि भगवान भरोसे है सब कुछ। ठीक है, या कैपिटल जो है उसके पास वो नहीं है ना। जो बड़े उद्योगपति हैं वो उनको डेवलप ही नहीं होने देते। ठीक है, उनके हाथ में ओनरशिप नहीं आने देते। चलो खैर जो भी हो, यूनाइटेड नेशंस जो बॉडी है ये वर्ल्ड वार 2 के बाद बनाई गई थी। इससे पहले वर्ल्ड वार 1 से पहले लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था बिकॉज यूएसए ने उसको ज्वाइन ही नहीं किया, और वर्ल्ड वार 2 हुआ। वर्ल्ड वार 2 के बाद यूनाइटेड नेशन बनाया गया ताकि सारे देश एक साथ रहें। आज इसके 193 मेंबर्स हैं, और इसका मेन काम क्या है कि भाई पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित हो, और जहां भी झगड़ा हो, कोई डिस्प्यूट हो तो हम मिल बैठ के सुलझा लें। इसके अंदर जो सबसे फेमस बॉडी है वो है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 होते हैं परमानेंट, 10 होते हैं नॉन परमानेंट। जो 5 परमानेंट उनको बोलते हैं P5। उसमें भाई यूएसए आ गया, यूके आ गया, फ्रांस आ गया, चाइना आ गया, और कौन आ गया? यूएसएसआर मतलब रशिया। तो इन 5 के पास तो है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोविजन आ रखा है उस पर वोटिंग होनी है, अगर एक मेंबर ने भी अपना वीटो पावर यूज कर लिया तो कोई भी काम आगे नहीं बढ़ेगा। जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो हर 2 साल में चुन के आते हैं, तो भारत उसमें कई सालों चुन के आ रहा है। भारत की डिमांड भी है कि हमें P5 नेशन में इंक्लूड करो, मतलब P6 कर दो। ठीक है, 4 कंट्री जिन्होंने ग्रुप बना रखा है, ब्राजील भी है, जर्मनी भी है, अफ्रीका, आई थिंक अफ्रीका ही मांग रहा है, साउथ अफ्रीका। बिकॉज इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, उसमें से एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है P5 में, जबकि यूके इतना छोटा सा कंट्री है उसको मिला हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से P5 के जो नेशंस हैं उनके पास वीटो पावर होने की वजह से बहुत सी चीजें रुकी हुई हैं पूरे वर्ल्ड में। कहीं भी इनजस्टिस हो रहा है तो वहां एक मेंबर भी अगर रोक देता है तो बाकी 5 4 कुछ नहीं कर पाते। तो एक तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1945 में फाउंड हुआ था। और इसका काम क्या है कि भाई इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमैनिटेरियन एड देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, और अपहोल्डिंग द इंटरनेशनल लॉ। जैसे यूनाइटेड नेशंस ने एसडीजी बनाए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 गोल बनाए हैं कि भाई पूरे वर्ल्ड में ऐसे ऐसे मेंटेन करेंगे।
यूएन के 4 मेन पर्पज हैं। एक तो भाई पूरे वर्ल्ड में पीस, शांति स्थापित करना, भले ही वो बम गिरा के आए लेकिन शांति होनी चाहिए। फ्रेंडली रिलेशन बनाना नेशंस के आपस में, नेशंस को हेल्प करना, पुअर पीपल को बाहर निकालना, लिटरेसी वगैरह, और हार्मोनाइज करना ताकि सारे गोल पूरे हो पाए। अब देखो यूनाइटेड नेशंस क्या है ना, इसके अंदर दो मेन बॉडी हैं, एक तो है जनरल असेंबली और एक है यूएनएससी। इनका मेन काम क्या है कि पॉलिसी बनाना, वोटिंग करना, कोई चीज नई आनी हो, कोई नया मेंबर आना हो। 6 मेन कमेटी इसके अंडर आती हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। डिसआर्मेंट, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल, स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी एंड लीगल। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक यहां से क्वेश्चन नहीं आया है। मेन है हमारी यूएनएससी, ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसी की बनती है। इसी के अंदर 15 मेंबर हैं, 5 पी परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वीटो पावर मैंने आपको समझा दिया, वीटो पावर क्या होता है। ठीक है, और भाई इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, जैसे क्वेश्चन आया यूएनजीए के ऊपर क्वेश्चन आया कि भाई जो भी क्वेश्चन आया, हमने कल भी देखा था यहाँ पर कैन वर्ड आ रखा है। कल हमने देखा था कि कोई बायोलॉजिकली कोई कॉन्टेक्स्ट था, आज है पॉलिटिकल, कि मतलब यूनाइटेड नेशंस अपने आप में एक बहुत बड़ी बॉडी है, पूरे वर्ल्ड की महापंचायत जैसी है। तो कैन वर्ड इज अ वेरी लूज वर्ड, कि वो ऐसा कर सकते हैं, उसने किया नहीं है, कर सकते हैं। तो जहां कैन आ जाता है वहां चांसेस ज्यादा हो जाते हैं चीजों के ठीक होने की। तो ये क्वेश्चन पोज करके आराम से पढ़ना, आपको क्या लगता है पढ़ के, ठीक है, फिर आंसर करना। इसका तीनों, इसका उत्तर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। आज के हमारे 5 क्वेश्चन है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट नेशंस हैं, P5, उनके नाम आपको बताने हैं। दूसरा स्टेटमेंट है ट्रू या फॉल्स बताना है, यूएसए वाज मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशन बिफोर ज्वाइनिंग द यूनाइटेड नेशंस, ट्रू है कि फॉल्स। दूसरा है पॉवर्टी कैलकुलेशंस में 3 कमेटी फेमस है, जो मैंने ऊपर बताई थी, आपको तीनों के नाम लिखने हैं। अगला है पी और एस वेव्स में से जो अर्थक्वेक से निकलती हैं, इनमें से साउंड वेव्स के जैसी कौन सी बिहेव करती हैं, विच वन इज एनालोगस टू द साउंड वेव्स, साउंड वेव्स जैसा ट्रेवल करती हैं, ये उनमें से कौन सा है पी और एस में से जो साउंड वेव जैसे दिखती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द साइट इंक्लूडेड इन द मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड ऑफ रामसर कन्वेंशन, जो रामसर कन्वेंशन है उसके अंदर एक रिकॉर्ड होता है मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड, इसके अंदर कौन कौन सी साइट भारत की है वो आपको बतानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करना, और कमेंट करके बताना क्या इंप्रूव कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू।